वादे के मुताबिक मैं यहाँ पे डायरेक्टर्स 2024 के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और इस सब को करवाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि जो भी तैयारी आप कर रहे हो, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, इन्हीं में से ही टेस्ट आ रहा होता है। तो इस वजह से आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ मैं सही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो सवाल भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे सोल्व कर पाऊंगा, अगर कोई रिलेटेड पॉइंट होगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है। एक और बात कि भाई आप लोगों ने चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जी कमेंट करें, तो सिर्फ कमेंट ही किए हैं, लाइक भी चलो कर ही दिया है, लेकिन सब्सक्राइब भी करें। ये मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ, वरना मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला। ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ताना दिया कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने टाइम से कर रहे हो, तुम्हारे 5-10 हज़ार भी सब्सक्राइबर्स नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई 3 तो हो ही गए, तो अब जल्दी से 4 भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे, तो हम जो है वो मज़ीद मेहनत करेंगे। तो अब आप मेरी मोटिवेशन बढ़ाएं, और मेरे दोस्त को भी मेरी तरफ से एक ताना जाना चाहिए कि हाँ भाई बढ़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के भेजते हैं कि ये देखिए हमने आपकी वीडियो देखी और चैनल सब्सक्राइब ही नहीं होता। तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं आपको आंसर दूं। तो सब्सक्राइब करें, पहली दफ़ा बोल रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल आपको जो है वो नज़र आएगा। तो पहले नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है कि भाई सम ऑफ रूट्स बताओ इसके, या जो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब होता है आंसर, सोल्यूशन, और उनका जो है वो सम बता दो या प्रोडक्ट बता दो। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअली करोगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इक्वेशन गिवन है वो है कुछ इस तरह। अब एक तो मैनुअल तरीका यही है ना कि आप इसके जो है वो रूट्स निकालोगे, मिडिल टर्म यूज करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो या कोई और मेथड यूज करो, और इसके रूट्स निकालने के बाद आप इसका सम करो तो आप बता दोगे कि सम ऑफ रूट्स ये है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं तो वो आप बता दोगे। सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई, जब भी इस फॉर्म में जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, जो कि मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी लिख देता हूँ, तो आपको अगर सम ऑफ रूट्स चाहिए, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि भाई आप इसके रूट्स निकालो, देन उन रूट्स का सम बताओ। तो सम ऑफ रूट्स निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये वाला फार्मूला लगाओ, माइनस बी अपान ए। अब ये ए बी क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और रिमेनिंग कांस्टेंट सी होता है। तो माइनस बी अपान ए क्या होगा, अगर आप देखो यहाँ पे बी की वैल्यू -5 है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का फार्मूले में भी है, तो ये -5 अपान में कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। तो इसका मतलब है जब आप इसके रूट्स निकालोगे ना तो उनका सम आ जाएगा 5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा भी जाए ना, तो वो फार्मूला होता है सी अपान ए, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आप इसके रूट्स निकालो, फिर बताओ उन रूट्स की प्रोडक्ट क्या होगी। भाई रूट्स निकाले फिर प्रोडक्ट करके आंसर नहीं, टाइम लेगा ना, इससे अच्छा ये वाला फार्मूला लगा दो सी अपान ए। तो यहाँ पे सी क्या होगा आपके पास -5, ए क्या होगा 1, तो इसका मतलब है इनके रूट्स की जो प्रोडक्ट होगी वो -5 होगी। ठीक है। तो ये आप जो है वो इस तरह से आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा सवाल है, वो है व्हाट इज दी हाफ ऑफ 1%। तो भाई 1% का हाफ करना है, सबसे पहले 1% को सोल्व कर लेते हैं। 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है। अब इसका हाफ करना है, हाफ का मतलब है कि भाई आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, या सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/200। ठीक है। तो अब जब आप 1 को 200 से जो है वो डिवाइड करोगे, आप मैनुअली कर सकते हो ना, जैसे बचपन में हम करते थे, बड़ा मजा आता था कि भाई 0 पॉइंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वो टेबल नहीं लग रही, तो अब इसकी वजह से 0 आ जाएगा। अगेन टेबल नहीं लग रही, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब टेबल लग रही है, नहीं लग रही, अगेन यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 1000 पे जो वो 200 की लगेगी 5 दफा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो देखो 0.005 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है आपका आंसर। अच्छा, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, और यहाँ पे जो होगा आपके पास वो होगा ए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है 1.08 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.80। तो सिंपली आपने जो है वो परसेंटेज निकालना है कि भाई 1.08 कितना परसेंट होगा 1.80। तो फ्रैक्शन हमने बना दिया। अब किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ठीक है। तो हमें रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100, या ट्रांसलेशन भी यूज कर सकते थे
कि भाई 1.08 को सेम रखो, इसका मतलब होता है इक्वल, वाट का मतलब होता है अननोन, तो आप एक्स लगा दो या कोई भी वेरिएबल लगा दो, परसेंट की सिंबल लगा दो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 1.80 सेम रखो और अननोन के लिए इक्वेशन सॉल्व करो, आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। या सिंपली जो है वो आप अपना परसेंटेज निकालो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करवा के। तो अब देखो ये पॉइंट अगर 2 दफा यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से भी जो है वो 2 दफा शिफ्ट करवा लो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली 10 की पावर में जो है वो नंबर आ जाएगा और वो दोनों जो है वो सेम होंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 अपान में 180 मल्टीप्लाई बाय 100 अपनी जगह पे। अब ये जीरो इसके साथ कैंसिल, कोई टेबल लग रही है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 टू द 10 और 4 टू द 8 और यहाँ पे 9 टू द 18, 9 1 द 9, 6 9 द 54, 6 को 10 से करोगे तो 60, इसका मतलब है 60% आ रहा है। तो 1.08 1.80 का 60% होता है, ऑप्शन डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है डैश इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो भाई नल सेट हमारा हर सेट का सबसेट होता है, सही है, तो यहाँ पे बी होगा। और ये भी बता दूं कि हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। अब यहाँ पे भी मजीद 2 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो उसको देख लेना, इतना टाइम नहीं है वरना मैं थोड़ा सा और बता देता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी x के लिए हमें इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है, जो कि है x/4 प्लस x/3 इज इक्वल टू 7। तो भाई फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली यहाँ पे जो वो इनकी एलसीएम निकालो तो 12 आएगी। अब ये यहाँ से डिवाइड होगा तो बेसिकली आएगा 3, क्योंकि 3 4 12 होता है ना, तो 3 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 12 से डिवाइड होगा तो 4, 4 को x से करें तो 4x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ रहा है 7x/12 इज इक्वल टू 7, 7 7 के साथ कैंसिल तो x की वैल्यू आ रही है 12। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 5th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x व्हेन x² - 9 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या करोगे, 9 को पहले वहां पे शिफ्ट कर दो तो प्लस का हो जाएगा। अब दोनों साइड आपने लेना है रूट, ठीक है, वो भी स्क्वायर रूट, ताकि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-3। ठीक है, जब भी इक्वेशन की बात होती है ना और वहां पे स्क्वायर रूट हो जाए तो फिर आपके पास दोनों आंसर्स आते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। डिपेंड भी करता है सिचुएशन के ऊपर कि कभी कभी जो है वो डिस्टेंस की बात हो रही हो तो फिर तो आप जो है पॉजिटिव ही लेते हो, लेकिन अदरवाइज आप इक्वेशन के अंदर हमेशा यहाँ पे दोनों सोल्यूशन लोगे, क्योंकि आप इस इक्वेशन से बात करो ना, ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है, x² - 9 इक्वल टू 0 है ना, 9 को वहां पे लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 9 मतलब किस तरह की चीज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ये x बोल रहा है मेरे अंदर एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 9 आ जाए। तो भाई 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर तो 9 होता है, तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज लोगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, जो कि है बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, आसान है तो यहीं पे कर ही लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। भाई आपके पास ट्राइंगल में जो है वो 3 इंटरनल एंगल्स होती हैं, एक ये एक ये एक ये, इन तीनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, 180 से बढ़ नहीं सकता, ना ही कम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, जो कि है करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है। तो भाई ए तो आपका इरेशनल है, ठीक है, ये आपका जो ई है ना, ये आपका एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू भी होती है जो कि होती है 2.71 समथिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आपको वैल्यू मिलेगी, और ये सारे डेसिमल्स हमारे पास इरेशनल होते हैं। अच्छा जी, 0.75 वो नंबर है जो कि आपके पास रेशनल, अगर आप देखो इसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो सारे हमारे पास रेशनल भी होते हैं। बाकी पाई अगर आपके पास सिंबल में लिखा है तो ये भी आपके पास इरेशनल होता है, और अगर आपके पास कोई रूट वाला नंबर है, मतलब के स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है और वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर वो आपका इरेशनल ही रहता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए ना, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो फिर आप उसको जो है वो रेशनल बोल सकते हो, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा ये इरेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा था कौन सा नंबर रेशनल है। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन का मतलब होता है डेफिनेशन। तो भाई डेफिनेशन क्या पढ़ते हो कि ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में लिखी जाए, p/q का मतलब क्या है, रेशो के फॉर्म में लिखे जाए, और p और q क्या हो, इंटीजर हो ना, तो रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, और वहां पे मेंशन कर देते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज रेशनल, ए होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10,
अब इसमें भी बच्चों का मसला होता है कि जीरो यहाँ पे क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है। देखो भाई आपके पास जीरो इरेशनल तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब है बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पॉजिटिव में भी हम कंसीडर नहीं करते, ना नेगेटिव में करते हैं ना पॉजिटिव में। अब जो झगड़ा है ना वो है ए और डी के अंदर के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ए में लिखा है रेशनल और डी में लिखा है होल। तो आपने हमेशा आंसर देना होता है प्रिसाइज, बाकायदा कैटेगरिकली आपने आंसर देना होता है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो होल नंबर्स बोलोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी करेक्ट हो जाएगा कि भाई ये रेशनल भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि ये रेशनल है तो ये हमेशा लाजमी नहीं होगा कि वो होल भी है। तो यहाँ पे आप हमेशा प्रिसाइज आंसर देते हो, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा कि ये होल नंबर है। अगर होल यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ना होता तो फिर आप रेशनल की तरफ जा सकते थे, ठीक है। तो आपने हमेशा प्रिसाइज रहना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की है, होल्ड करती है बेसिकली। बी में हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी जो है वो रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है। सी में है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी रियल नंबर्स में होती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। तो भाई याद रखो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट तभी होती है जब आप वो कलेक्शन किसी सेट के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ए में लिखा है सेट ऑफ इवन नंबर्स, बिल्कुल मैं सेट के अंदर इवन नंबर्स लिख सकता हूँ ना, कि जी 2 4 6 8 इस तरह करके। इसी तरह मैं जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को भी लिख सकता हूँ 2 3 5 7 करके। सेट ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, क्या ये मैं लिख सकता हूँ किसी सेट के अंदर? नहीं लिख सकता भाई, मुझे क्या पता कौन सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तो इसका मतलब है जो वेल डिफाइंड नहीं है वो आपके पास सी है। आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड वो नहीं होता जिसकी आप जो है वो कलेक्शन किसी सेट के अंदर नहीं लिख सकते। बाकी डी को देख लो, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, ये भी लिख सकते हैं ना ए बी सी डी करके। तो अगर आपके पास इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो सेट्स आ जाए ना और आपको बोला जाए कि इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड है या कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है, तो आपने देखना है कि भाई जो कलेक्शन आप किसी सेट के अंदर जो वो लिख सकते हो तो वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं बोल दूं कि द सेट ऑफ बॉयज, तो भाई कौन से बॉयज ये मुझे क्या पता, मैं इसको जो है वो किसी सेट के अंदर जो है वो नहीं लिख सकता, ये किसी सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये वेल डिफाइंड नहीं। हाँ यहाँ पे बोल दूं द सेट ऑफ बॉयज ऑफ सक्कर IBA यूनिवर्सिटी, तो अब ये मैं लिस्ट कर सकता हूँ, मैं सेट के अंदर लिख सकता हूँ, तो फिर ये वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये रट्टा ना लगाओ कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन, बाकायदा मतलब के टाइट इन्फॉर्मेशन नहीं। ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्चुअली बेहतर क्या है कि ऐसी कलेक्शन जो किसी सेट से बिलोंग करती हो उसको आप यहाँ पे वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया जिसमें आपका सी आना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन छोड़ लें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है अ पर्सन हैज अ सेविंग्स ऑफ 15,000 इन हिज अकाउंट एंड ही सेव 4,000 एवरी मंथ, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर हिज मंथली सैलरी। अब देखो कोई भी एक बंदा है जो कि किसी बैंक अकाउंट में जो है वो सेविंग्स करता है और उसके पास 15,000 ऑलरेडी सेविंग्स में है। अब वो हर महीने 4,000 जो है वो सेव करना चाहता है, तो उसकी यहाँ पे जो है वो मंथली सैलरी की इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखो आपके पास सिंपली ये जो है ना वो क्वेश्चन है पार्शियल वेरिएशन का। पार्शियल वेरिएशन को आप इस फॉर्म में लिख रहे होते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कि यहाँ पे जो है वो एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही होती है और वहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी होती है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट जो है वो सेविंग तो दिख रही है कि भाई उसके बैंक अकाउंट में जो है वो 15,000 तो ऑलरेडी सेविंग्स में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ना वो आपके पास 15,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये y इज इक्वल टू भी सेम ही है। अब यहाँ पे क्या है कि वो हर महीने 4,000 सेव करेगा, तो पहले महीने करेगा तो इसका मतलब है 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दूसरे महीने में टोटल कितनी जो वो सेविंग्स होगी, जो ये बेसिकली वो करता जाएगा, तो 8,000 होंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 4,000, फिर तीसरे महीने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4,000, चौथे महीने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4,000। तो इसका मतलब है कि 4,000 को अगर हम यहाँ पे x दे देना कि जी x यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा महीने को, कि एक महीना, तो यहाँ पे x की वैल्यू वो 1 रखेगा, तो 4,000 उसने जो है वो मजीद सेव कर लिया। अगर 2 महीने की होंगी तो x की वैल्यू 2 कर देंगे, तो ये 2 महीने के लिए मजीद हो जाएगा 8,000। तो इस तरह ये x जो है वो नंबर ऑफ मंथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो इसके पास इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, y इज इक्वल टू 4,000x प्लस 15,000। यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। आगे पीछे लिखा है नो इश्यू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एडिशन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास सी होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल चाहिए, सम चाहिए। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 14,
14 में आपके पास है जी 99 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर अपान 99 माइनस 77। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 77 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। भाई यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 माइनस 77 और 99 प्लस 77, मतलब एक दफा पेयर नेगेटिव में और एक दफा पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाय सेम रखो 99 माइनस 77। तो ये देखो इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बचा 99 प्लस 77 ना, तो बस इसी को ऐड करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 9 आपके पास 16, तो 6 यहीं पे रहेगा, 1 ऊपर जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 176 आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि सी है 14 के अंदर। 15 को भी कर लेते हैं, आसान है बहुत। 15 में है जी 14 अपान में 8 मल्टीप्लाई बाय 5 अपान में 14 मल्टीप्लाई बाय 16 अपान में 5। तो 5 5 के साथ कैंसिल, 14 14 के साथ कैंसिल, 8 1 दा 8, 2 8 दा 16, तो देखो 2 आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन बी। अब ये लिटरली सवाल सेम टू सेम डायरेक्ट टेस्ट 2024 में आए हैं। आप मुझे खुद बताओ, क्या ये टेस्ट ऐसा है कि आपको 3 4 4 महीने के लिए जो है वो प्रिपरेशन चाहिए हो? बड़ा आसान सा टेस्ट है, बस आपने जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो याद करनी है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को देखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो 16 में कहा जा रहा है अ स्कूल हैज 120 स्टूडेंट्स हु प्ले स्पोर्ट्स, 90 स्टूडेंट्स हु प्ले म्यूजिक एंड 30 स्टूडेंट्स हु डू बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले स्पोर्ट्स और म्यूजिक। अब देखो ये एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है ना वो आपको दो सेट्स बेसिकली दिए गए हैं कि जी हमारे पास 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कार्डिनैलिटी ऑफ स्पोर्ट्स इज 120, कि भाई ये शो करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पोर्ट्स सेट, ठीक है, जिसको हमने इसका नाम दिया। और 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि म्यूजिक जो है वो सुनते हैं, और यहाँ पे जो है वो 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हम कैसे मेंशन करते हैं, इंटरसेक्शन, बोथ का वर्ड आ जाए तो समझ जाना इंटरसेक्शन, या एंड का वर्ड आ जाए तो एस इंटरसेक्शन एम का जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास 30। हमें चाहिए कि भाई कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो स्पोर्ट्स जो है वो खेलते हैं या जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है आर की कंडीशन आ रही है, तो ये यूनियन होती है कि हमें चाहिए कार्डिनैलिटी ऑफ एस यूनियन एम। तो भाई यहाँ पे जो है वो एक रूल होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ, सॉरी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वही रूल लगाना है, तो बस इसको एस और एम के फॉर्म में लिखना है, ये हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एस यूनियन एम इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एस प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एम माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। तो इसका नंबर कितना है 120 प्लस ये 90 है, ये 30 है, जो कि बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 90 में से जाएगा तो 60, 120 और 60 कितना होता है 180। तो इसका मतलब है 180 बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो या तो जो है वो ये प्ले करते हैं म्यूजिक या जो है वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप जो है ना वो वेन डायग्राम की मदद से भी देख सकते थे कि आप एक वेन डायग्राम बनाओ, ये आपका जो है वो स्पोर्ट्स को शो करेगा, ये आपका जो है वो म्यूजिक को शो करेगा। तो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं टोटल, मतलब कि इस पूरे सर्किल का जो नंबर है ना वो 120 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पूरा एम का सर्किल है ना वो आपके पास 90, और ये जो बोथ वाला रीजन होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, वो आपके पास 30 है। अब 120 में आपने ये वाला रीजन ऑलरेडी काउंट कर दिया है, तो ये 2 दफा हो रहा है, तो आपको ये वाला रीजन यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा ओवरऑल 90। तो ये 90 अब शो करेगा कि जो सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने ऑलरेडी रीजन जो है वो ये शामिल कर दिया था, तो ये दोबारा ना हो, तो इसलिए यहाँ से भी माइनस कर दो, तो 90 में से 30 गए 60। तो 60 ऐसे हैं जो सिर्फ म्यूजिक जो है वो सुनना पसंद करते हैं, और ये वो नंबर होगा जो बोथ के लिए हमारे पास होगा, जो कि दोनों जो है वो पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और जो है वो इसे म्यूजिक भी सुनते हैं। तो अब अगर आपको जो है वो ए यूनियन बी चाहिए, मतलब कि ये सारे स्टूडेंट्स कितने वो आपको चाहिए, तो आप ऐड करवा देते हो 90 और 30 120, 120 और 60 180। तो जिसने जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाया होगा ये सेट का पोर्शन, तो आपके लिए हलवा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स ईट वेजिटेरियन फूड, 30% ईट नॉन वेजिटेरियन फूड एंड 15% ईट बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट ईट। अब देखो यहाँ पे सिंपली आप जो है वो इसको वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते थे, या कार्डिनलिटी का रूल लगा दो कि भाई अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे ना, तो यहाँ पे आप दो सेट्स बनाओगे, ये पूरा हॉस्टल होगा, यहाँ पे वो वाले हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, और हमारे पास ये वो स्टूडेंट्स हो जाए जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक है, और ये वो रीजन होगा जो कि दोनों खाते हैं, सही है। तो वेजिटेरियन जो खाते हैं वो 60%, इसका मतलब है जो पूरा वेजिटेरियन का सर्किल है ना, उसकी परसेंटेज इसने दी है जो कि 60% है, वो अभी हम यहाँ पे रखते हैं। और जो हमारे पास नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, इस पूरे सर्किल की जो हमारे पास कार्डिनलिटी है ना, वो 30%, और जो बोथ के लिए वो 15% है। तो ये वो रीजन है जो कि 15% अपने पास रखता है। तो भाई अगर ये 16% इस पूरे सर्किल का है, और उसमें से ये रीजन ऑलरेडी हमारे पास 15% है, तो अगर मुझे सिर्फ ये रीजन चाहिए तो ये मैं कैसे निकालूंगा, पूरे सर्किल में से ये वाला रीजन माइनस करो ना, तो पूरे सर्किल की जो कार्डिनलिटी है वो 60%, और अगर मैं ये वाला रीजन माइनस कर दूं 15%, तो सिर्फ इसकी क्या आ जाएगी 45%। तो अब ये 45 बताएगा कि भाई आपके पास 45% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, ना वो नॉन वेज खाते हैं, ना ही वो बौद्ध की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, इस पूरे सर्किल की जो कार्डिनलिटी है वो है आपके पास 30%, जो कि नॉन वेज वाले हैं, और उनमें ऑलरेडी हमने इस रीजन के 15% जो है वो डाल रखे हैं। तो ये 2 दफा रीजन जो है वो इंक्लूड ना हो, तो इसको 1 दफा माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले रीजन की सिर्फ मुझे निकालनी है, तो क्या करूंगा, पूरे सर्किल में से ये वाला रीजन माइनस कर दो, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 15% होंगे जो कि नॉन वेज खाते हैं। तो अब हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितने स्टूडेंट्स जो है वो खाते ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले तो ये निकाल लो कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो खाते हैं कुछ ना कुछ। तो भाई 45% प्लस 15% प्लस 15%, तो ये हो जाएगा 60, 60 और 15 75%। तो भाई जितने हमारे पास स्टूडेंट्स खाते हैं वो है 75%, हमें चाहिए जो नहीं खाते। तो टोटल हमारे पास होता है 100%, जिसमें से 75% हमारे पास खाते पीते हैं, तो बाकी हमारे पास 25% ऐसे हैं जो ना वेज खाते हैं, ना ही नॉन वेज खाते हैं, ना ही दोनों खाते हैं, सही है। इसको आप जो है वो फिर कार्डिनलिटी के रूल से भी कर सकते थे कि पहले ए यूनियन बी निकालो, फिर उसके बाद आप उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज 40% ऑफ 250, क्वेश्चन नंबर 18, और इसकी जो की होगी वो क्या होगी, पी। तो ये हो जाएगा जी 40% अप 250, तो ये हो जाएगा 40 अपान में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 250, जीरो इसके साथ कैंसिल, और कोई यहाँ पे 10 1 10 4 10 44 को 25 से करोगे तो 100, तो करेक्ट ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास है 19, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 6, जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है जब आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो जीरो आए, लेकिन क्वोशंट भी हमारे पास एक इंटीजर आना चाहिए। तो 996 को अगर आप जो है वो यहाँ पे डिवाइड करके देखो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यही है, तो 6 1 6, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे जो है वो 9 नीचे आ जाएगा, 6 6 36, बाकी बचेगा 3 6, हाँ तो लग रही है। तो इसका मतलब है 6 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं 996 को, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट भी है, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन ए, 19 में हमारे पास ए हो। उसके बाद हमारे पास 20 है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है देयर आर टू गर्ल्स विद द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:4, द एज ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स इज 12 इयर्स लेस देन द अदर गर्ल, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फर्स्ट गर्ल। तो अब हमारे पास जो है वो दो लड़कियां हैं जिनकी जो है वो एजेस का रेशियो हमारे पास गिवन है, जो कि है 3:4, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक लड़की है उसकी एज दूसरी लड़की से 12 साल कम है, ठीक है। इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो आसानी से कि इन दोनों की जो एजेस का डिफरेंस है ना, जो सब्ट्रैक्शन है वो 12 है, सही है। हमसे पूछा जा रहा है जो पहली वाली लड़की है उसका हमें जो है वो उसका नहीं, उसकी हमें एज बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हम जो है वो फर्स्ट गर्ल मान लेते हैं जिसका रेशियो जो गिवन है, पार्ट गिवन है, ये सेकंड गर्ल, तो हमें इसकी बेसिकली एज निकालनी। तो अब आपने ये मेथड पढ़ा होगा कि आप क्या कर दो, इनके जो है वो रेशियोज के साथ एक अननोन लगा दो, जो कि मैं यहाँ पे लेट सपोज एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप ऐसे मान लो कि ये फर्स्ट गर्ल की एज है और ये सेकंड गर्ल की एज है। अब आप देखो ये मेथड्स पढ़ के आए होगे ना, आपने कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन की होगी या खुद से पढ़ा होगा, तभी मैं यहाँ पे जल्दी से करवा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर प्रिपेयर्ड हो और एमसीक्यूज देख रहे हो तो बस आपको जो वो रिकॉल करना होता है आपने क्या पढ़ा है, आपको हिंट देनी होती है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा होता तो फिर तो मैं पूरा सॉल्व करवाता, पहले समझाता,
ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट गर्ल की जो है वो एज मान लो और ये सेकंड गर्ल की। हमें जो वो इसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई इन दोनों की जो एजेस का डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 12 है। तो आप कर सकते हो ना कि इन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस है वो 12 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। अब ये x यहाँ पे आके वापस जो है वो पुट कर दो, पहली लड़की की एज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 12 36। तो इसका मतलब है पहली लड़की की जो एज होगी वो होगी 36A। अब आते हैं 21 के ऊपर, जिसमें जो है वो कहा जा रहा है द साइन यूज्ड टू डिनोट बिटवीन द यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन की सिंबल कौन सी होती है भाई? ए में जो लिखा है यू बेसिकली, ये भी कोई सवाल है? ये भी डायरेक्ट इसके फेस 1 में पूछा गया था। अलीज एज, बल्कि Ali's father's age is 3 times Ali's age. If the age of Ali is 15 years, then find the age of his father. अब कहा जा रहा है कि भाई अली के फादर की जो एज है ना वो अली के 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अली की एज जो है वो 15 साल है, ठीक है, तो उसके फादर की एज अली के 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब है 3 को अली की एज के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या होगी 45। तो इसका मतलब है उसके फादर की एज जो है वो 45 ईयर्स है, जो कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो भाई जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो और वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 4। अब देखो स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपके पास स्लोप निकालने का आसान सा तरीका है माइनस a अपान बी। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, मतलब कि पहले x वाली टर्म फिर y वाली फिर एंड में जो कांस्टेंट होती है, तो इस 3y को वहां पे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आ गया। अब आप माइनस a अपान बी फार्मूला लगाओ, तो स्लोप बराबर होता है माइनस a अपान बी। a यहाँ पे क्या है 9, जो कि बेसिकली माइनस 9 हो जाएगा, और b क्या है माइनस 3, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 3 9, इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू क्या है 3। तो इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा 3, करेक्ट ऑप्शन ए। या एक और तरीका होता है कि आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमारे पास लीनियर इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि इस फॉर्म में होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें हमारे पास ये m जो है वो स्लोप होता है और c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप इसको जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसके साथ इक्वेट करवा लो, तो जो m की वैल्यू आएगी वो स्लोप होगा। तो लेट सपोज हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि y को यहीं पे रखना है, बाकी सारी चीजें वहां पे। तो ये हो जाएगा, लेट सपोज अगर मैं ये पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख भी दूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वो एलसीएम ब्रेक करो, 3 9x को भी दे दो 4 को भी दे दो, तो ये हो जाएगा 9x अपान में 3 माइनस 4 अपान में 3। तो देखो यहाँ पे टेबल लग रही है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपान में 3। तो इसको जो है वो इक्वेट करवा लो इसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो हमारे पास देखो m क्या आ रहा है m3 आ रहा है, इसका मतलब है स्लोप यहाँ से भी देखो वही आया जो यहाँ से आ रहा है। तो सिंपली कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो आप उसको इस फॉर्म में लिखो, ये वाला फार्मूला लगाओ, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। या सिंपली आप जो है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन इसके साथ जो है वो इक्वेट करवा दो, तो जो m की वैल्यू आएगी वो आपका स्लोप होगा। स्लोप को आप हमेशा m से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। आपको पता है कि भाई एवरेज का फार्मूला होता है सम अपान में नंबर, ठीक है। आपसे जो है ना वो सम पूछा जा रहा है, एवरेज भी गिवन है और नंबर भी गिवन है। तो भाई एवरेज हमारे पास है 20 और यहाँ पे सम पूछा जा रहा है, तो सम ही रखते हैं, और नंबर्स टोटल कितने हैं 10। तो यहाँ पे 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10 को 20 से करोगे 200। इसका मतलब है उन 10 नंबर्स का जो सम है वो 200 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए में। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, जिसमें कहा जा रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, और इक्वेशन ये वाली 5 प्लस का है वहां पे करवा दो, माइनस का हो जाएगा 8 बचेगा, 2 1 2 4 2 8 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड रूट ले लो, मैंने कहा था इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए तो आप प्लस माइनस दोनों जो है वो आंसर्स लेते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास दोनों ही आंसर्स होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन है, मतलब कि दोनों कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहा जा रहा है
व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20%? 20% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो भाई देखो 20% का मतलब होता है 20 अपान में 100, ये इसके साथ कैंसिल, 5 की टेबल तो नहीं, 2 की लगेगी, 2 1 2 5 2 10, हाँ तो 1/5 आ रहा है, तो 1/5 आपका 20% का इक्विवेलेंट होगा। सी बिल्कुल ऑप्शन बी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। 28 पर आ जाओ, जिसमें कहा जा रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड a यूनियन b। भाई तो ये तो आसान है, यहाँ पे a सेट गिवन है 1 2 3 और b हमारे पास गिवन है 3 4 और 5। a यूनियन b का मतलब होता है या तो जो है वो एलिमेंट a के अंदर हो या जो है वो b में हो या दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे a यूनियन b क्या होगी, 1 2 3, दोनों में तो आप एक ही कॉमन निकाल के रखते हो 4 5, तो यहाँ पे यूनियन हमारे पास आ गई जो कि बी में सही लिखी। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। अब यहाँ पे जो है ना वो एक और पॉइंट आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट भी निकालते हो। तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख दूं x² - 2x - 3 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखा होता है, ये जो आपके पास फार्मूला है ना b² - 4ac = 0, ये इक्वल टू 0 नहीं, ये जो है वो आप लगा दे d = b² - 4ac, ये आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है और ये आपको नजर भी आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। ये जो आप रखते हो ना प्लस माइनस, बल्कि माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac अपान में 2 है, तो ये जो रूट के अंदर चीज लिखी होती है यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है abc, अगेन वही वाले वैल्यूज के जो x² के साथ कोएफिशिएंट होगा वो a, जो x के साथ होगा वो b और रिमेनिंग कांस्टेंट c। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b की वैल्यू -2 है तो इसका स्क्वायर करना है -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो इसका मतलब आंसर 16 आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन डी सही है। और डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स किस तरह के होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं P में है -2, 3 और Q में हमारे पास 3, 15। तो याद रखो जब भी आपके पास जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हो और आपको जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। कभी कभी ये वाला पेयर पहले भी लिखा होता है तो नो इश्यू, ठीक है। तो ये आपके पास x, y के फॉर्म में जो वो पॉइंट्स है ना ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, तो आप इसको x1 और इसको y1 मान लो, इस पॉइंट को आप x2 और इसको y2 मान लो, तो ये वाला पुट कर लो, बस इसके अंदर डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो y2 15 है, y1 जो है वो 3 है, तो 15 - 3 होल स्क्वायर प्लस x2 यहाँ पे 3 है माइनस x1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास ये बेसिकली आ रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ 15 - 3 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 + 5 5, बल्कि 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे जो है वो रूट आ रहा है 169 का। आंसर आपके पास ±13 आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस की बात हो रही तो डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर सिर्फ आप 13 लोगे, 13 यूनिट्स बोल सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, जिसमें हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस आपको जो है वो 3 सेंटीमीटर मिला है और हाइट आपको 5 सेंटीमीटर मिली हुई है। आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h। r यहाँ पे रेडियस होगा, h यहाँ पे हाइट होगी। तो सिंपली देखो सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू 5 है तो 5, तो 5 9 द 45, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 45। अब 45 को यहाँ पे इससे करना है, तो ये हो जाएगा 135 और समथिंग, इसका मतलब इसके करीब कौन सा ऑप्शन है, तो ये आ रहा होगा, इसी तरह ए आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 141 आप इसका आंसर मान सकते हो, ठीक है। तो ये 141 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा या उसके करीब ही आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में हमारे पास है 5 bells toll at intervals of 1 2 3 4 5 seconds respectively if they start tolling together after what time they will next toll together in minutes। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल दिया जाता है
कि भाई आपके पास कुछ जो है ना वो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स या सेम किस्म के भी इवेंट्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं, फिर वो जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स में चल रहे होते हैं, और आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि भाई कितने टाइम बाद या कब जो है वो ये फिर से जो है वो एक साथ परफॉर्म होंगे इवेंट्स। तो इस केस में आपने हमेशा एलसीएम लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो इंटरवल्स गिवन है ना 1 2 3 4 और 5, ये सेकंड्स में गिवन है, जबकि आपको एंड में जो आंसर बताना है वो मिनट्स में बताना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको आप मिनट्स में भी कन्वर्ट करोगे, और इस तरह की सिचुएशन में आपने हमेशा जो यहाँ पे लेनी है इन इवेंट्स की वो लेनी है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगी, एलसीएम आ जाएगी सबसे पहले 2 की रखते हैं, ये तो बन ही रहेगा, ये 1 ये 3 यहाँ पे सेम, ये 2 टाइम्स ये 5, फिर अगेन 2 की टेबल, ये 1 ये 1 ये 3 ये 1 ये 5, 3 की टेबल 1 1 1 1 और ये 5, अब 5 की टेबल। तो एलसीएम क्या आएगी 2 2 4 4 3 12 12 5 60। आंसर भी सेकंड्स में ही आया होगा क्योंकि आपने जो एलसीएम ली है इवेंट्स की वो भी सेकंड्स में थे, तो आंसर आपका अभी यहाँ पे 60 सेकंड्स आया है। लेकिन इसने आपको बोला है हमें एंड में जो आप आंसर बताओगे वो मिनट्स में बताओगे, तो भाई 60 सेकंड्स का मतलब होता है 1 मिनट ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, इसका आपने ख्याल रखना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 48 स्क्वायर मीटर्स एंड अ लेंथ ऑफ 8 मीटर्स, फाइंड द विड्थ। अब देखो एरिया आपको रेक्टेंगल की जो मिली हुई है वो है 48, और जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास 8 है, और आपको फाइंड करनी है विड्थ। तो ये तो आसान है, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया है 48, लेंथ आपके पास 8 है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आपको यही चाहिए, 8 को वहां पे बस डिवाइड करवा दो ना, तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब है 6 मीटर्स जो है वो विड्थ होगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये थे जी कुछ मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे आईक्यू के भी सवाल इस तरह से आए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 34 में, जिसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर। अब आपके पास जो है वो इस तरह के लेटर्स जो है वो लिखे हुए हैं, और आपके पास ऑप्शंस में है चाइना, इंडिया, अफ्रीका और एशिया। आपको कहा जा रहा है कि भाई ये करेक्ट वर्ड जो है वो करें इसको, मतलब कि आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपके पास करेक्ट वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये चाइना होगा, CHINA, तो ये चाइना हो जाएगा। इस तरह का सवाल आईक्यू में आया था। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सवाल था जो कि 35 में है, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर, ये तो हो गया ना, बल्कि ये 35 है, ये 34 है जो अभी हम कर रहे हैं। 34 में है रीअरेंज नेपाल देन यू विल फाइंड व्हाट। नेपाल को आप रीअरेंज करो तो देखो आपको क्या मिलता है, ए अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एनिमल नेम, वैसे एन एनिमल नेम होना चाहिए था, और यहाँ पे है अ बर्ड नेम या जो है वो अ बुक नेम। तो अगर आप यहाँ पे नेपाल को थोड़ा बहुत रीअरेंज करके देखो तो आपका क्या बन रहा है, तो PLANE प्लेन, जो कि हमारा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 36 और 37 में आपको इस तरह की फिगर्स गिवन थी और आपको काउंट करना था। 36 के अंदर आपने जो है वो ट्राइंगल्स को काउंट करना है, और 37 में आपने सर्किल्स को काउंट करना है। तो आसान है, ये आप दोनों सवाल जो है वो कर लोगे खुद ही, बस काउंटिंग ही करनी है। तो आप जो है वो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्राइंगल्स और सर्किल्स हैं। 36 और 37 का आंसर आपने मुझे बताना, और आपने फीडबैक देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। बड़ी गर्मी है भाई, मैं फ़ैन वगैरह जो है वो ऑन नहीं करता, माइक अभी हाई क्वालिटी का नहीं है, तो मैं चाह रहा होता हूँ कि आवाज़ जो है वो अच्छी आए, और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये माइक भी आज ख़राब हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि आज के बाद मुझे टाइम नहीं मिलना था डायरेक्ट इससे पहले ये वीडियो अपलोड करने का। मेरे अपने भी जो है वो कुछ कमिटमेंट्स है कहीं, तो मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपना वादा तो कम से कम पूरा कर लूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए